डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि इस समय हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विनिर्माण उद्योग नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आज हमारा आखिरी पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदूषण के बारे में और उससे बचाव के उपाय। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि आज की क्लास आपके लिए दो प्रकार से इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एक तो आपको हिंदी में ही पूछा जाता है निबंध, याद रख लीजिएगा, हिंदी में निबंध पूछा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए। दूसरा आपको यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि औद्योगिक प्रदूषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, इससे बचाव के उपाय बताइए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास की हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज ये आपकी आखिरी क्लास होगी। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला और आखिरी अध्याय, जिससे हमारा भूगोल भाग समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसमें हम लोग भारत में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा जो भूगोल का सेक्टर है उसमें पहले हमने प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा अर्थात कृषि के बारे में, फिर हमने पढ़ा द्वितीय क्षेत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं उद्योग के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र परिवहन के बारे में। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा औद्योगिक प्रदूषण। तो देखिए, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ लौह इस्पात संयंत्रों के बारे में बता देता हूँ, जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका लिखा हुआ है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? जमशेदपुर, झारखंड। और ये लौह इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका कहा गया दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये वाला आप देख लीजिएगा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाता है विस्को, विस्को कहा जाता है इसको, विस्को। ठीक है, विश्वेश्वरैया। चलिए उसके बाद ये है कहाँ पर? कर्नाटका में है, कर्नाटका में। बाकी इसके बारे में कुछ और चीज़ें नहीं जाननी है आपको। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL, HSL ये है उड़ीसा में, जो जर्मनी की सहायता से बना था। तो आप किसको किसको लिखेंगे? आप ये टाटा आयरन स्टील कंपनी लिख लीजिएगा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड लिख लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे देख लीजिए, ये भिलाई इस्पात कारखाना, इसको लिख लीजिएगा, जिसको मैंने आप पीछे बता दिया आपको। कब? जब हम लोग कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ रहे थे तब। ठीक है ना, और भारी उद्योग और हल्के उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे तब। आधारभूत उद्योग और क्या बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे तब। हमने वहाँ पे हर जगह इस उदाहरण को देखा था। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है। रूसी विशेषज्ञों की सहायता से इसको तैयार किया गया, ये बात को आपको ध्यान में रख लेना है। फिर दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये उतना महत्वपूर्ण तो है नहीं आपके लिए। ये बोकारो देख लीजिएगा, बोकारो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो चार आप अपनी कॉपी में नोट करिए, यहाँ से दो और जो ऊपर के दो मैंने बताए। बोकारो झारखंड में है, बोकारो झारखंड में है। उसके बाद क्या कहा गया कि आधुनिकतम है, ध्यान दीजिएगा, मतलब नया है, नया कारखाना है ये। ठीक है, चलिए तो ये आपके लिए जानना जरूरी था, इसलिए मैं आपको ये स्लाइड लेके आया था। यहाँ पे भी वही स्लाइड है, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट है। ये अगर आपको क्लियर दिख रही होगी तो हम लोग इसी पे पढ़ते हैं। ठीक है ना, और अगर ये आपको क्लियर दिख रहा होगा तो इसको भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए ज़रा मैं इसकी बात करता हूँ, हम लोग इसी पे देखते हैं। देखिए तो आपके सामने ये हेडिंग दिख रही है, उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है। तो ये आपसे सवाल एक पूछा जा सकता है कि उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इसको बताइए। तो 5 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, तो आप लिखेंगे उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए तो आप फटाफट लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो आप पहला वाला लिखिए, नंबर 1,
नंबर 1 आप लिखिएगा, बोले, लिखिए, उद्योगों की सहायता से उत्पादन में वृद्धि होती है। उद्योगों की सहायता से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। लिखिएगा, जिससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। और जीवन स्तर उन्नत होता जाता है। और जीवन स्तर उन्नत, जाहिर सी बात है, जब आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो आप बढ़िया चीज़ें खाने पीने के लिए लेंगे, याद रखिएगा, तो आपका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा उपयोग लिखिएगा। दूसरा उपयोग, उद्योगों की स्थापना से, उद्योगों की स्थापना से रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है, जिससे बेरोजगारी घटने लगती है। जिससे बेरोजगारी घटने लगती है। हो जाएगा ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला देख लीजिए, नंबर तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, बोले, लिखिए, उद्योगों की स्थापना से, उद्योगों की स्थापना से, उद्योगों की स्थापना से पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता है, निर्माण होता है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। लिखिएगा आप लोग, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जिससे राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला लिखिएगा, उद्योगों की स्थापना से प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। उद्योगों की स्थापना से प्रतियोगिता में वृद्धि होती है, जिससे जिससे अनुसंधान और आविष्कार को बढ़ावा मिलता है। अनुसंधान और आविष्कार को बढ़ावा मिलता है। हो गया। मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण बताऊं, तो ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि एक लोहा उत्पादित करने वाला उद्योग स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये लोहा स्थापित करने वाला जो उद्योग था या उत्पादित करने वाला जो उद्योग था, पूर्णतया आदमियों पर निर्भर था। अर्थात इसमें आदमी काम करते थे और काम करके लोहे को उत्पादित करते थे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जाहिर सी बात है, आदमी काम करेंगे तो आदमी ज़्यादा लगेंगे और इसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो मान के चलिए इसको 1 किलो लोहा उत्पादित करने में 100 रुपये का खर्च आ रहा था, तो कहीं जाकर ये इसको 120 या 110 रुपये में बेच पाएगा, उससे कम तो नहीं बेच पाएगा। तो एक दूसरा व्यक्ति आया जिसने सोचा कि अगर मैं इससे कम में लोहे को उत्पादित कर दूं तो मैं कम में ही लोहे को बेच सकता हूं, जिससे मुझे फ़ायदा मिलेगा और मैं अपना बिजनेस ज़्यादा तेज़ बढ़ा लूँगा। तो इसने क्या किया, कुछ खोज करनी शुरू की और ऐसी खोज कर दी कि एक मशीन का निर्माण कर दिया, जो मशीन अकेले ही 10 व्यक्तियों के बराबर काम कर सकती थी। ध्यान में रख लीजिएगा, जो मशीन अकेले ही 10 व्यक्तियों के बराबर कार्य कर सकती थी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो अब जाहिर सी बात है, जब वो मशीन ने अकेले 10 व्यक्तियों के बराबर काम कर दिया तो 10 व्यक्तियों को दिया जाने वाला पैसा बच गया, जिससे इसका उत्पादन मान के चलिए 80 रुपये में हो गया। अब अगर ये इसे 100 रुपये में भी बेचता है तब भी इसे 20 रुपये का फ़ायदा मिलता है। तो आप लोग किस वाले से खरीदने जाएंगे, इसी से खरीदेंगे ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो क्या हुआ, इससे प्रतियोगिता को बल मिलता है और अनुसंधान तथा खोज को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा, बोले, उद्योगों की स्थापना से, उद्योगों की स्थापना से परिवहन व्यवस्था में वृद्धि होती है। परिवहन व्यवस्था में वृद्धि होती है। कैसे, जैसे मान के चलिए कि अगर यहाँ पे कोई उद्योग स्थापित हो गया, अब यहाँ से कोई सामान बनेगा तो इसको मार्केट में ले जाया जाएगा। मार्केट में ले जाने के लिए गाड़ियाँ चाहिए और गाड़ियों को चलने के लिए बढ़िया रास्ता चाहिए। इसका मतलब परिवहन का उद्योग, परिवहन का क्षेत्र विकसित होगा तभी तो उद्योग अच्छे से चल पाएगा। तो ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और कृषि क्षेत्र भी विकसित होने लगेगा।
याद रखिएगा। और लोगों की कृषि पर निर्भरता भी कम होने लगेगी, और लोगों की कृषि पर निर्भरता कम होने लगेगी। कैसे बताएंगे क्या आप? इसका उदाहरण मैं आपको पीछे एक बार ले चुका हूं कि मान लीजिए किसी खेत में 5 लोग लगे हुए हैं, लेकिन उद्योग स्थापित होने के कारण 3 लोग यहाँ चले गए, तो 2 ही लोग बचे, वो 2 लोग आराम से इस खेत में काम कर सकते हैं। तो बाकी 3 लोग की कृषि पर निर्भरता कम हो गई कि नहीं हो गई? याद रख लीजिएगा आप लोग, कृषि पर निर्भरता भी कम होगी और कृषि का विकास भी तेजी से होगा, और कृषि का विकास भी तेजी से होगा। आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया उद्योगों का अर्थव्यवस्था में योगदान। इसको जरूर आप लिख लीजिएगा, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है, ठीक है। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक औद्योगिक प्रदूषण अब शुरू होता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए, औद्योगिक प्रदूषण, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि प्रदूषण की परिभाषा क्या है। प्रदूषण की परिभाषा क्या है? तो जब आप इसको हिंदी के निबंध के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले आप प्रस्तावना के लिए लिखिएगा। प्रस्तावना, प्रस्तावना में आप इस वाले पैराग्राफ को लिख सकते हैं, इस वाले पैराग्राफ को, कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योगों की स्थापना की। उद्योगों ने एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था को विकसित करने, मेरी बात को सुनते जाइए और कहीं किनारे लिख लीजिएगा, अभी यहां आपको लिखने की जरूरत नहीं है इस पे। उद्योगों, क्या लिखिए, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए औद्योगिक कारखानों की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, उद्योगों ने एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था को विकसित और उन्नत बनाने में अपना सहयोग दिया, विकसित और उन्नत बनाने में अपना सहयोग दिया, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को प्रदूषित करके एक ऐसी कठिनाई को जन्म दे दिया जो आज हमारे सामने विकराल रूप में खड़ी है, जो आज हमारे सामने विकराल रूप में खड़ी है। हो गया ना, जिससे हमारा समस्त पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है, जिससे हमारा समस्त पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है। ये लिख लीजिएगा, समस्त पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, हो गया ना। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, समस्त पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है, ये आपकी हो जाएगी प्रस्तावना। जो मैंने आपको बोला वो आपकी हो जाएगी प्रस्तावना। आप इस बात को जरूर लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो आप एक बार वीडियो बैक करिए, मेरी आवाज़ को धीमा करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके नीचे अब आप लिखेंगे परिभाषा। प्रस्तावना के नीचे आप लोग लिखेंगे परिभाषा। ये मैं आपको एक हिसाब से निबंध भी बता दे रहा हूँ, निबंध भी बता दे रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। निबंध आप लोग अच्छे से इस पर लिख के तैयार कर सकते हैं अभी से, बाकी हेडिंग्स पे मैं लास्ट टाइम में लिखवाऊंगा हिंदी के निबंध को। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, क्या बात निकली, कि जो आपको पता चला कि प्रस्तावना हो गई, प्रस्तावना आपने लिख लिया है। अब नीचे लिखिएगा परिभाषा। परिभाषा तो लिखिए, हमारे पर्यावरण में कोई ऐसा अनचाहा परिवर्तन जिससे सजीव जगत को प्रभावी रूप में हानि पहुंचती है, प्रदूषण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे आसपास के पर्यावरण में किसी भी अनचाही परिवर्तन या कोई भी अनचाहा परिवर्तन जिससे हमारे सजीव जगत को प्रभावी तौर पर हानि पहुंचती है, क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। हो जाएगा ना। अब उसके नीचे आप लिखिएगा अगली हेडिंग, प्रदूषण के प्रकार। लिखते जाइए फटाफट। उसके नीचे आप अगली हेडिंग लिख लीजिएगा, प्रदूषण के प्रकार। हो गया। तो लिखिए, अनचाहे
परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर, अनचाहे परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर, हो गया। प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं, प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा वायु प्रदूषण, दूसरा लिखिएगा जल प्रदूषण, दूसरा लिखिएगा जल प्रदूषण, तीसरा लिखिएगा भूमि प्रदूषण और चौथा लिखिएगा ध्वनि प्रदूषण। चौथा लिखिएगा ध्वनि प्रदूषण। हो गया ना, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, तो अभी आपने चारों नाम लिख लिए। अब इनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे हम लोग, अब इनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। ठीक, तो लिखिए। सबसे पहले वायु प्रदूषण लिखिएगा। वायु प्रदूषण, वायु में विभिन्न विषैली गैसों का मिश्रण ही, वायु में विभिन्न विषैली गैसों का मिश्रण ही वायु प्रदूषण कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। हो गया। उसके नीचे आप लिखिएगा इसका प्रमुख कारण, इसका प्रमुख कारण उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैसें, उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैसें हैं। उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैसें हैं। जैसे, जैसे आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। आप मेरी एक एक बात को अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद दूसरा हेडिंग को लिखिए आप लोग, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण हो गया, तो लिखिए चूंकि ऐसा कहा जाता है कि, चूंकि ऐसा कहा जाता है कि जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है कि जल ही जीवन है, परंतु, परंतु जब, जब जल में कुछ अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं, जल में कुछ अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है और प्रयोग करने के अयोग्य हो जाता है, और प्रयोग करने के अयोग्य हो जाता है। तो इसके नीचे लिखिएगा अब जल प्रदूषण का प्रमुख कारण, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण उद्योगों से निकलने वाले, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल का, प्रदूषित जल का जलाशयों, नदियों और फिर समुद्रों में जाकर मिलना है, जलाशयों, नदियों और समुद्रों में जाकर मिलना है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे, जिससे जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। हो जाएगा ना, ये बात को ध्यान में रखिए। तो ये आपका जल प्रदूषण के बारे में हो गया। फिर आप नीचे लिखेंगे भूमि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो लिखिएगा चूंकि, चूंकि भूमि एक सीमित संसाधन है, चूंकि भूमि एक सीमित संसाधन है जिसका उचित मात्रा में उपयोग आवश्यक है, जिसका उचित मात्रा में उपयोग आवश्यक है, परंतु, परंतु जब इसका दुरुपयोग किया जाता है तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं, भयंकर परिणाम हो सकते हैं। आगे लिखेंगे जब भूमि में, जब भूमि में कुछ अवांछनीय तत्वों के मिलने से
अवांछनीय तत्वों के मिलने से भूमि अनुपयोगी हो जाती है, भूमि अनुपयोगी हो जाती है, जिससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, तो इसे ही हम लोग भूमि प्रदूषण कहते हैं, इसे ही हम लोग भूमि प्रदूषण कहते हैं। इसका दूसरा नाम मृदा प्रदूषण भी है, मृदा प्रदूषण भी है, दूसरा नाम मृदा प्रदूषण भी है। हो गया ना। आगे लिखना, इसका प्रमुख कारण, इसका प्रमुख कारण उद्योगों से निकलने वाले कचरों को, उद्योगों से निकलने वाले कचरों को खुले रूप में भूमि में फेंक देना, खुले रूप में भूमि में फेंक देना। हो गया ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे लिखिएगा आप लोग 4 नंबर। अब ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो लिखिए, वातावरण में आने वाली ऐसी ध्वनि, वातावरण में आने वाली ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को प्रिय न लगे, जो हमारे कानों को प्रिय न लगे और मानसिक क्रियाओं में बाधा डाले, और मानसिक क्रियाओं में बाधा डाले, क्या कहलाती है? ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, ये बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। क्या कहलाती है? ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मानसिक क्रियाओं में बाधा डालने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप बैठ के ध्यान लगाना चाहते हैं या कुछ पढ़ना ही चाहते हैं, लेकिन बगल से कोई आवाज़ आपके कानों में जा रही है, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ये बात को ध्यान में रखिए। इसी बात को मानसिक क्रिया बोलते हैं। आपका दिमाग डिस्टर्ब होने लगेगा, इसी को मानसिक क्रिया बोलते हैं। ठीक, चलिए तो आगे लिखिएगा आप लोग क्या कह रहा है, नीचे लिखिएगा, इसका प्रमुख कारण, इसका प्रमुख कारण उद्योगों में तेज आवाज करने वाले यंत्र, तेज आवाज करने वाले यंत्र, लाउड स्पीकर का अत्यधिक प्रयोग, लाउड स्पीकर का अत्यधिक प्रयोग, और वाहनों की अप्रिय आवाज, वाहनों की अप्रिय आवाज है, अप्रिय आवाज है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका भूमि, ये ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि प्रदूषण के 4 प्रकार और उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन। ठीक है, तो यह आपने लिख लिया होगा। अब आपकी एस्से का अगला पार्ट होगा कि प्रदूषण से बचाव के उपाय, प्रदूषण से बचाव के उपाय। ठीक है, तो देख लीजिए प्रदूषण से बचाव के क्या क्या उपाय हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे सवाल है प्रदूषण से बचाव के उपाय, तो यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। तो ये क्यों लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप प्रदूषण को कभी समाप्त ही नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ प्रदूषण तो रहेगा ही, कुछ ना कुछ प्रदूषण तो रहेगा ही। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए तो आप लिखिएगा, बोले प्रदूषण को पूर्णतया समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, ये हेडिंग डाल दीजिएगा, फिर उसके अंदर लिखिएगा क्योंकि प्रदूषण को पूर्णतया समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे कम करने के लिए प्रमुख उपाय किए जा सकते हैं, इसे कम करने के लिए प्रमुख उपाय किए जा सकते हैं। जैसे पहला नंबर, जैसे पहला नंबर लिखिए, चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाने, चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाकर, चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाकर उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है, उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के
प्रभाव को कम किया जा सकता है। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट बोले, चिमनियों के मुख पर, चिमनियों के मुख पर ध्यान दीजिएगा, शोधक यंत्र लगाकर, शोधक यंत्र लगाकर निकलने वाली वायु को शोधित करके वायु में छोड़ा जा सकता है। निकलने वाली वायु को शोधित करके वायु में छोड़ा जा सकता है, जिससे जिससे वायु प्रदूषण कम हो जाएगा, जिससे वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद तीसरा लिख सकते हैं आप लोग, कारखानों में कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। ये पॉइंट लिखते जाए जो मैं आपको बोल रहा हूं। दूसरा लिखिएगा, अगला नंबर, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट बोले, लिखिए, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को नदियों या जलाशयों में भेजने से पहले, नदियों या जलाशयों में भेजने से पहले उसे शोधित कर लेना चाहिए, उसे शोधित कर लेना चाहिए, जिससे उसका पुनः उपयोग किया जा सके, जिससे उसका उपयोग पुनः किया जा सके। अगला लिखिएगा, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण में कमी होगी। अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण में कमी होगी। हो जाएगा ना, ये भी पॉइंट आपका हो गया। चलिए, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट से, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट से कंपोस्ट खाद बनाकर, कंपोस्ट खाद बनाकर उन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है, उन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है। कंपोस्ट खाद बनाकर उन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है, जिससे मृदा प्रदूषण कम हो जाएगा, जिससे मृदा प्रदूषण कम हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए, उसके बाद एक और पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, बोले, अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाले कारखानों को, अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाले कारखानों को शहर से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए, शहर से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए। उसके बाद अगला नंबर लिखिएगा, उद्योगों में ऐसी मशीनों का उपयोग करना चाहिए जो कम आवाज़ उत्पन्न करती हों, या उसमें साइलेंसर लगा देने चाहिए, या उसमें साइलेंसर लगा देने चाहिए। ठीक है, ये बात को आप लोग को ध्यान में रख लेना है। चलिए, तो ये हो गए हमारे प्रदूषण नियंत्रण के कुछ उपाय, प्रदूषण नियंत्रण के कुछ उपाय। तो इस तरह से हमने देख लिया कि औद्योगिक प्रदूषण क्या है और औद्योगिक प्रदूषण के प्रकार क्या हैं और उससे नियंत्रण के विभिन्न उपाय क्या हैं। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हमारा दो तरह से तैयार हो गया, एक तो सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से और एक हिंदी में निबंध की दृष्टि से। ठीक, अब हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल से हमारा अगला अध्याय शुरू होगा। अगला अध्याय देखिए, ये तो आपका हो गया कि पर्यावरण नियंत्रण अर्थात पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने बहुत सारे उपाय आपको बता दिए, उनको आपने लिख लिया होगा। अब जरा एक सवाल और देख लेते हैं कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण है इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पहुंचता है। पर्यावरण प्रदूषण जो है इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पहुंचता है, तो लिखिएगा, बोले, लिखिए, प्रदूषण का
मानव जीवन पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित दुष्प्रभाव पड़ता है। लिखिए। पहला नंबर प्रदूषण से विभिन्न जीव जंतु, पेड़ पौधे समाप्त हो जाते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचती है। जिससे मानव का जीवन खतरे में पड़ जाता है। हो गया ना। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा। प्रदूषित वायु में सांस लेने से मानव को सांस संबंधित अनेक बीमारियां जैसे दमा, निमोनिया, गले में दर्द आदि हो सकते हैं। हो गया। उसके बाद लिखिए अगला पॉइंट। कभी कभी उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैसों से मनुष्यों की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट, ध्यान दीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से भारी मात्रा में जन की हानि हुई थी। ठीक है, ये आपका प्रभाव हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट, प्रदूषित जल के सेवन से मानव शरीर अत्यधिक रोगों जैसे पेचिस, हैजा, टाइफाइड, पीलिया आदि का शिकार हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट, प्रदूषण के कारण गंदगी वाले क्षेत्रों पर हानिकारक जीव जैसे मच्छर, मक्खी आदि पनपते हैं। मक्खी आदि पनपते हैं जो पेचिस, हैजा, डेंगू, मलेरिया आदि के वाहक बनते हैं। हो गया। चलिए तो अगला पॉइंट, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण मानव को बहरा बना देता है तथा उसे हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और घबराहट आदि की बीमारी भी हो जाती है। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान में रख लेंगे। तो ये हो गया कि प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है।
तो आज की क्लास में हमने देख लिया क्या कि प्रदूषण क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसके नियंत्रण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके नियंत्रण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, हमने उनको भी देखा। नियंत्रण के उपाय के बाद हमने देखा कि इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। आज इसको आप पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, क्योंकि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, फिर वीडियो को शेयर करते रहिए और कराते भी रहिए।